हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएसपी क्लासेस। मेरा नाम प्रवीण मदाते है और सिंप्लीफिकेशन में मैं कुछ नए क्वेश्चन लाया हूँ। आज हमारा सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाएगा, तो आप हमारे पुराने वीडियो भी देख लीजिए, तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 13/14 करने को कहा गया था, लेकिन त्रुटिवश उसने क्या किया, उसका 3/4 कर दिया। देखो, अगर मैं किसी संख्या का 3/14 निकालता हूं और उसकी जगह अगर मैं 3/4 निकालता हूं तो मेरे पास बड़ी संख्या कौन सी मिलेगी, ये वाली। ठीक है, अगर मैं किसी संख्या का 3/4 निकालूंगा तो मुझे बड़ी संख्या मिलेगी, क्योंकि मान लो इसका मैं परसेंटेज निकालता हूं। परसेंटेज किससे निकालूंगा, 100 इंटू करके। तो ये कितना मिलेगा मुझे, 100 को 4 से घटाऊंगा तो कितना आएगा, 75%। लेकिन अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं, ठीक है, तो 14 का इसमें डिवाइड कर 100 में डिवाइड करूँ, 100/14 की वैल्यू क्या होती है, 7 पॉइंट समथिंग होती है। ठीक है, तो 7 का 3 में इंटू करूँगा तो कितना बचेगा, 21। इसका मतलब ये जो संख्या उसको मिलेगी वो क्या मिलेगी, छोटी। मतलब उसको करना था 3/14, लेकिन उसने किया क्या, 3/4। मतलब उसको छोटी संख्या मिलती है, लेकिन मिली कौन सी, बड़ी वाली। ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं वो संख्या मान लो x, कौन सी, जो उसको डिवाइड करनी थी। ठीक है, वो संख्या में मान लो x, तो उसको करना क्या था, 3/4। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 3x/4। अगर मैं उस संख्या का 3/4 निकालना है तो क्या करूँगा, उसमें 3/4 का इंटू कर दूंगा। ठीक है, माइनस, क्योंकि ये संख्या बढ़ी रहेगी 3/14 से। उस संख्या का 3/14 निकालेंगे तो क्या आएगी, 3x/14। ठीक है, और उनका अंतर क्या आ रहा है हमारा, अगर वो ऐसा करता है तो उसका अंतर क्या आता है, मतलब उसको जो संख्या मिलती है वो कितना मिलती है, 150 अधिक मिलती है। ठीक है, मतलब ये गलती करता है तो उसको उसके पास जो संख्या आती है वो 150 अधिक आती है सही उत्तर से। तो हम अब इसको सोल्व करेंगे। 4 और 14 का एलसीएम क्या आएगा, 28। ठीक है, ये मैंने बहुत बार निकालते सिखाया है, पुराने वीडियो में आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा। अब इस 28 में 4 से डिवाइड करूंगा, 7 आएगा, और 7 है 21x माइनस 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6x इजिकल टू 150। 21x में से 6x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15x/28 इजिकल टू 150। और देखो, ये दोनों ऊपर है और बराबर में है। अगर इस 15x को मैं इधर ले जाऊंगा, मान लो इस 15 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये क्या होगा, बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा। तो मैं इसको बराबर के उधर ना ले जाते हुए यहीं काट देता हूँ, 15 एकम 15। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, और x बराबर ये 28 यहाँ पर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, इंटू में, और इन दोनों का इंटू करेंगे कितना आएगा, 280। मतलब उसको जो संख्या उसको दी गई थी वो कौन सी थी, 280। ठीक है, तो ये क्या है हमारा आंसर। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 5 लॉकेट और 8 जंजीरों का क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपये। तो ऐसे 15 लॉकेट और 24 जंजीरों का क्रय मूल्य कितना होगा। हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास है लॉकेट और है जंजीर। ठीक है, अब मान लो मैं मान लेता हूं कि लॉकेट, एक लॉकेट कितने का है, x रुपए का, और एक जंजीर कितने की है, y रुपए की। तो 5 लॉकेट और 8 जंजीरें, मतलब 5 लॉकेट कितने में आएंगे हमारे, 5 गुणित x में, मतलब 5x में, प्लस 8 जंजीरें कितने में आएंगी, मतलब जंजीर, एक जंजीर का क्रय मूल्य कितना है, y। तो 8 जंजीरें कितने में आएंगी, 8y में। इनका क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपये। अब मुझे निकालना क्या है, 15 लॉकेट, मतलब 15 लॉकेट कितने में आएंगे, 15x में, और 24 जंजीरें वो कितने में आएंगी, 24y में। इनका मुझे क्रय मूल्य निकालना है। अब एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली ये है कि 5 और 15, मतलब लॉकेट हम कितने गुना ला रहे हैं, 3 गुना। यहाँ पर भी कितने गुना ला रहे हैं, 3 गुना। 8 या 24। अगर मैं 5 लॉकेट के मूल्य में 3 का इंटू कर दूं तो कितने लॉकेट आ जाएंगे, 15 लॉकेट। और वही 8 जंजीरों के मूल्य में 3 का इंटू करो तो 24 लाख जंजीरें आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो इनका जो ये टोटल मूल्य है ये भी कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो हमारे पास 15 लॉकेट और 24 जंजीरों का मूल्य कितना आएगा, 600। ठीक है,
तो ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को तथा शेष का 1/3 अपनी पुत्री को दिया। तो उसकी पुत्री को कितना मिला? 1,25,000, ठीक है। तो हमको उसकी पूरी संपत्ति निकालना है। बोला क्या है, मान लो राम सिंह की संपत्ति कितनी थी? 1, मैं 1 मानता हूं। उसकी संपत्ति कितनी थी? 1। इसका आधा भाग कैसे निकालेंगे? उसमें 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। इतना उसने क्या किया? अपनी पत्नी को दिया। आधा भाग दे दिया पत्नी को। अब जो शेष बचा, शेष ना, अगर 1 में से आधा गया तो कितना बचेगा? आधा बचेगा। अब इस आधे भाग का आधा, ठीक है, किसको दिया? पुत्र को। मतलब पुत्र को कितना मिला? 1/4, ठीक है। अब जो शेष बचेगा, शेष कौन सा बचेगा? अगर मैं पत्नी का और पुत्र का भाग मिला दूं, कितना आएगा? ये एलसीएम लूंगा 4 और 2 + 1 बराबर 3/4। इतना पुत्र और पत्नी को मिलके मिल गया है। मतलब 3/4 भाग राम सिंह की जो संपत्ति उसका खर्च हो गया। अब बचा कितना? अब देखो, जब हमारे पास ऐसी वैल्यू आती है कि भैया 3/4 हमका गया है, बचा कितना? ये जो वैल्यू है ये है टोटल वैल्यू। जो आपको 4 दिख रहा है ना, ये टोटल है, और ये जो ऊपर ये खर्च हो गई है। मतलब बचा कितना? 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1/4। मतलब 4 में से 1 बचा है, ओके। मतलब हमारे पास भाग कितना बचा? 1/4। अब जो ये बचा हुआ है, इसका 1/3 किसको मिलेगा? राम सिंह की पुत्री को, और वो कितना है? 1/12, ओके। अब हमको क्या बोला है कि जो पुत्री का जो भाग मिला है वो कितना है? 1,25,000। मतलब 1/12 की वैल्यू कितनी है? 1,25,000, ठीक है। तो इस 1 की वैल्यू कितनी होगी? इस 12 का बराबर के उधर ले जाऊंगा तो इंटू करूंगा, तो कितना हो जाएगा? 1,25,000 इंटू 12। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 लाख, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा आंसर। एक तो ये एक वे है जिससे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं दूसरी मेथड बताता हूं। देखो, हमारे पास जो अभी मैंने मेथड बताई थी उसमें क्या हुआ था? 1/2 भाग पत्नी को मिला था, 1/4 भाग पुत्र को मिला था, और 1/12 भाग किसको मिला था? पुत्री को। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लूं तो कितना आएगा? 12। अगर मैं मान लूं कि राम सिंह के पास कितने संपत्ति थी? 12 रुपए की, ठीक है। तो उसने इस 12 रुपए में से इसका आधा, मतलब 6 रुपए अपनी पत्नी को दे दिया, ठीक है। ये मिले पत्नी को। अब उसके बाद कितने बचे होंगे? 6 रुपए। इसका आधा भाग जो बचा हुआ, उसका आधा भाग किसको दिया? पुत्र को। मतलब पुत्र को कितने मिले? 3 रुपए। फिर कितने बचा उसके पास? 6 में से 3 रुपए पुत्र को दे दिया, तो कितने बचे? 3 रुपए। अब इसका 1/3 भाग, 3 का 1/3 कितना होगा? 3 का 1/3 कितना होगा? 1। मतलब 1 रुपया दिया उसने पुत्री को, ठीक है। तो हुआ क्या कि इस 1 रुपए की वैल्यू कितनी हमारे पास? 1,25,000। और हमको निकालने का है 12 रुपए की, क्योंकि हमने राम सिंह की जो पूरी संपत्ति मानी थी वो कितनी मानी थी? 12 रुपए, ठीक है। अगर 1 रुपए की वैल्यू 1,25,000 है तो 12 रुपए की वैल्यू क्या है वो हमको निकालना है। जब भी आपको ऐसी कंडीशन दे रखा है कि इसकी वैल्यू ये है और इसकी आपको निकालनी है, तो आप उसको इस तरीके से जमाएंगे कि 1 की वैल्यू 1,25,000 है और 12 की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी? 1 से, और फिर इनका करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे कर रहा हूँ x, इसका x का इंटू 1 में करूँगा तो 1 बराबर 1,25,000 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा? 15 लाख, ठीक है, ओके। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। आया समझ में? तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं।
देखो इस क्वेश्चन को करने की एक और मेथड, दो तो आपने सीख ली है ना, जिसमें जो आपको अच्छे लगे ना आप उसको फॉलो करना, ठीक है, लेकिन समझना तीनों को अच्छे से। ये तीनों एक दूसरे कनेक्टेड है वैसे तो। अब अगर मैं मान लूँ, अगर मैं इसको परसेंटेज से सोल्व करता हूँ, तो हम क्या परसेंटेज में किसी भी संख्या को अगर हम मानते हैं तो क्या हमेशा 100% ही मानते हैं। ओके, अगर आपका क्रय मूल्य हो गया, मतलब कुछ भी आपको अगर मानना है परसेंटेज में तो आप 100 ही मानोगे। अगर रामसंग की संपत्ति कितने हमारे पास 100%, ठीक है। अगर 100% का आधा भाग उसने पत्नी को दिया, मतलब पत्नी को कितना मिला होगा 50%, ठीक है। राम सिंह के पास कितना बचा, ये हो गई हमारी पत्नी, मतलब राम सिंह की है हमारी नहीं है ठीक है। तो ये बाकी, ठीक है, बाकी कितना मतलब बचा हुआ भाग कितना है 50%। अब इस 50% का आधा भाग मतलब 25% किसको दिया, पुत्र को, ठीक है। अब कितना बचा 25%। अब इस 25% का 1/3, ठीक है, किसको मिला, पुत्री को, जो किसके बराबर है 1,25,000। अभी मैंने पिछली वाली जो मेथड है उसमें भी ये बताया था कि अगर 25/3% बराबर 1,25,000 है और हमको वैल्यू किसकी निकालनी है 100% की, तो वो क्या मानेंगे आप x, फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 25x/3 और इसका इंटू इसमें होगा बराबर 1,25,000 इंटू 100, ठीक है, ये परसेंट, और यहाँ पर भी परसेंट, इस परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ओके, 25 से मैं काट देता हूँ इस 125 को, 25 पंजे 125, यहाँ कितना बचा 5,000। अब इस 3 का इंटू इधर होगा, ठीक है, तो हमारे पास x बराबर कितना बचेगा 3 पंजे 15, ये 15,000 इंटू 100 है, तो ये 2 शून्य और, तो हमारा आंसर क्या आ गया 15 लाख, ठीक है, हो गया। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, परसेंटेज का यूज हम ऐसे भी करते हैं। ओके, आया समझ में। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि कुछ मिठाई 175 बच्चों में बराबर वितरित की जानी थी, परंतु 35 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाइयाँ अधिक मिली, ठीक है। तो मिठाइयाँ कितनी थी, मतलब टोटल मिठाइयाँ कितनी बांटी गई। ओके, बोला क्या है कि 175 बच्चे हैं और इनको सबको बराबर मिठाई बांटी गई, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि सबको x मिठाई मिली, मतलब प्रत्येक बच्चे को x मिठाई मिली, ये कितनी भी हो सकती है। ओके, 1 2 3 4 5 6 जो भी हो। ओके, तो अगर मैं 175 बच्चों में मतलब अगर मान लो 2 मिठाई मिली, तो मैं टोटल मिठाई कैसे निकालूंगा 175 में 2 का इंटू कर दूंगा। तो वैसे ही मैं क्या करूँगा, अगर मैंने x मानी है मिठाइयाँ कि एक बच्चे को x मिठाई मिली, ठीक है, तो 175 में x का इंटू करूँगा ताकि मेरे क्या निकल जाए टोटल मिठाइयाँ, मतलब ये हमारी क्या है टोटल मिठाई, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, क्या कि 35 बच्चे अनुपस्थित थे, 35 बच्चे एब्सेंट हो गए। अब बच्चे कितने बचे 140, तो प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली। अब ये जो 35 बच्चे नहीं आए उनका फायदा तो किसको हुआ 140 बच्चों को, उनको तो 4 मिठाई ज़्यादा मिली, उनका तो बहुत फायदा हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा 140 बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी, x तो मिलेगी, ठीक है, लेकिन वो जो नहीं आए उनके कारण उनको 4 मिठाइयाँ अधिक मिलेगी, ठीक है। आया समझ में, मतलब 140 बच्चों को अगर मैं उनकी मिठाइयाँ तो दूँ 4 और अधिक दूँ तो ये भी टोटल मिठाई हो गई, 175 इंटू x, ये भी टोटल मिठाई हो गई, तो मैं इन दोनों को बराबर रख सकता हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास सिंपल से इक्वेशन बन गए, बस इसको सोल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा 175x इजिकल टू 140 का इंटू x में करूँगा कितना आएगा 140x प्लस 140 इंटू 4 कितना होगा 560, ठीक है। इस 140 को बराबर के इधर लूँगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 175x माइनस 140x इजिकल टू कितना 560, 175 में से 140 जाएंगे तो कितना बचेंगे 35x इजिकल टू 560, 7 से काट देता हूँ इसको, 7 पंजे 35, 7 8 56, फिर 5 से ये 16 पंजे 80, तो x बराबर क्या आ गए हमारे पास 16, मतलब प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिली थी 16 मिठाइयाँ।
मतलब इन 175 बच्चों को कितनी मिठाई मिली? 16 मिठाई है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 175 इंटू 16। ठीक है, अब इसका इंटू कर देते हैं, कितना आएगा? 2800। अगर डायरेक्ट 16 का भाड़ा नहीं भी आता है तो एक काम और कर सकते हैं, 175 इंटू 4 गुणित 4, इस 16 को 2 भागों में बांट लो। ठीक है, 175 का इंटू 4 में कर दो पहले, तो ये कितना हो जाएगा? 4 पंच 20, 2 4 तो 28 और 2 30, 3 बचे, 4 एकम 4 2, 4 3 7, 700 इंटू 4, 7 चौक 2800। ठीक है समझ में? अगर 16 से आप इंटू नहीं कर सकते ना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक मेथड। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो इससे बहुत ही सिंपल है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ये चीज़ कहाँ से आती है? क्वेश्चन से। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, उसके हिसाब से जमाते जाओ। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन अब जो मैं बताऊँगा आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो वो चीज़ आ जाएगी। देखो, अब दिमाग लगाने वाले बात आ गई तो थोड़ा सा वजन रख लेना उस पर। 175 क्या है? बच्चे हैं, उनको कुछ मिठाइयाँ मिली हैं। हुआ क्या कि 35 बच्चे नहीं आए, तो इन जो 140 बच्चे उनको 4-4 मिठाई अधिक मिली। किसके कारण मिली? इनके कारण। ये जो मिठाइयाँ थी वो किनकी थी? इन 35 बच्चों की। ठीक है, उनकी टोटल मिठाइयाँ कितनी थी? 140 बच्चों में 4-4 मिठाई अधिक बटी। किनके बाटे की? मतलब जो इनके हिस्से की। ठीक है, जो इनको मिलनी चाहिए थी वो इनको मिली। ठीक है, तो 140 इंटू 4, मतलब वो टोटल मिठाई कितनी थी? इतनी, 140 गुणित 4। ठीक है, अब इन 35 बच्चों को कितनी मिली? मतलब ये टोटल मिठाइयाँ हो गई जो 35 बच्चों को मिलनी थी। अगर मैं उसमें 35 का भाग दे दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एक बच्चे को कितनी मिली। ठीक है, काट देते हैं अब। 7 दून 14, 7 मंजे 35, 5 चौक 20, 4 चौक 16। देखो यही चीज़ एक्स वाले में आई थी, लेकिन यहाँ पे कितना टाइम लगा? बहुत कम, और वहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। 175 बच्चों को कितनी मिली? 16। वही वापस 175 इंटू 16 बराबर 2800। ठीक है, ये आया समझ में? अगर नहीं आया तो कमेंट में बता देना, मैं वापस सोल्व करके बता दूंगा। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 225 मीटर लंबी रोड के एक और बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं तथा इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगे हैं, तो 2 पेड़ों के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, क्या बोल रहा है? ये हमारा रोड है, ठीक है, और इसके इस ओर 26 पेड़ लगे हैं। ओके, और उसके आरंभ में भी पेड़ है और अंत में भी पेड़ है, और उनके बीच की दूरी हमको निकालनी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 225। पेड़ों की संख्या कितनी है? 26। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी हमको निकालनी है। पर उससे पहले एक बात ये समझो कि बीच में दूरी होती कितनी। मान लो मैंने 4 पेड़ लगाए, दिख रहे 4 पेड़? ये पेड़ है। ओके, मान लो ये आरंभ में भी पेड़ लगा है और अंत में भी लगा है। इनके बीच की दूरी कितनी है? ये 1 2 3, मतलब 3 दूरियां दिख रही है हमको। ये 1 दूरी, 2 दूरी और 3 दूरी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 1 2 3 कितने 6 पेड़ लगाऊं, ठीक है, तो इनके बीच में कितनी दूरियां मिलेगी मुझे? 1 2 3 4 5। मतलब हमको ये दिख रहा है कि हमेशा जितने भी पेड़ रहते हैं एक दूरी हमको कम मिलती है। मतलब जो अगर हम दूरी निकालते हैं तो जितने पेड़ों की संख्या रहती है उससे एक कम मिलती है। तो इतना है समझ में? इसका मतलब 26 पेड़ तो लगे हैं, लेकिन उनके बीच की दूरियां कितनी है? 25 दूरियां। एक इधर पेड़ है आरंभ में और इधर लास्ट में पेड़ है, मतलब दूरियां कितनी? 25। और हमारी टोटल दूरी कितनी है? 225। मतलब एक दूरी की वैल्यू कितनी है? 25, और टोटल दूरी 225। तो हमको जो उसकी एक दूरी की वैल्यू निकालने क्या है? 225/25। सिंपल। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा? 9 बार। मतलब 2 पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है? 9 मीटर। ठीक है, अब ये तो हो गया क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा भी सकते हैं, ठीक है। ये तो आ गया नहीं समझ में, अब इसको घुमाएंगे कैसे। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया कि रोड के जो एक साइड है 26 पेड़ लगे हैं, ठीक है, और हर पेड़ के बीच में कितनी दूरियां हैं, 9 मीटर की दूरी, ठीक है, 9 मीटर की दूरी, मतलब 2 पेड़ों के बीच में 9 मीटर की दूरी है। तो हमको अगर दूरी ज्ञात करने के लिए बोले तो वहां भी हमको यही ज्ञात करना है। 26 पेड़ है मतलब 20 की दूरी कितनी होगी, 25। एक पेड़ के बीच में मतलब 2 पेड़ों के बीच में अगर 9 मीटर की दूरी है तो 25 पेड़ों की मतलब जो गैप है, एक गैप कितने की है, 9 की, तो 25 गैप कितने की रहेगी, 25 गुणे 9 की, मतलब कितना आ जाएगा, 225 ही हमारा आंसर, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 5 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट और 20 रुपए के नोटों की संख्या क्या है, समान है। मतलब उनका जो मूल्य है वो क्या है, 1575, मतलब 1575, और उनकी संख्या क्या है हमारे पास, समान दी गई है, ठीक है। मतलब हम 5 रुपए के नोट ले रहे हैं, 10 रुपए के नोट और 20 रुपए के नोट, इनकी संख्या क्या है, समान है। और अगर हम उनको सबको प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 1575, मतलब 1575 रुपये हमारे पास बनते हैं। अगर मैं मान लो कि नोटों की संख्या कितनी है, x, मतलब x नोटों की संख्या 5, जो 5 है वो x है, और 10 भी x नोट ले गए हैं, और जो 20 है वो भी x नोट लिए गए हैं। मतलब यह संख्या जो भी आए, मतलब मान लो 10 है, मतलब 5 के कितने नोट लिए गए, 10 के 10 नोट लिए गए हैं, और 20 के 20 नोट लिए गए, ऐसा हम मान सकते हैं। तो 5 के अगर 5 नोट x नोट लूँगा तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x, प्लस 10 के x नोट लूँगा तो उनकी वैल्यू कितनी बनेगी, 10x, प्लस 20 के नोट अगर x लूँगा तो कितने बनेगी उनकी वैल्यू, 20x, ठीक है। और इन सबको प्लस कर दूंगा तो हमारे पास कुल हमारे जो रुपये हैं वो कितने बन जाएंगे, 1575, ठीक है। आया समझ में, इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 35x बराबर 1575। इसको डिवाइड में नहीं ले जाऊंगा, डायरेक्ट यहाँ ही काटूंगा, 7 से 7 पंजा 35, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पंजा 35 x, फिर 5 से 5 चौक 20 और 5 25, मतलब संख्या कितनी है, x। मतलब 5 के नोट कितने लिए हमने, 45, फिर 10 के नोट कितने लिए, 45, और 20 के नोट भी 45, तो ये टोटल कितने हो गए, 135, ठीक है। और ये हमारा आंसर है, ठीक है। आगे समझ में, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है कि एक 80 मीटर का खंबा है, इस पे एक बंदर पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, ठीक है, और दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। मतलब 2 मिनट में वो कितना चढ़ रहा है, 3 मीटर। पूछा क्या है हमसे कि वो पूरा खंबा कितने मिनट में चढ़ जाएगा, ठीक है। 80 मीटर का खंबा, उसको कितना टाइम लगेगा इसको चढ़ने में, और हो क्या रहा है, वो पहले मिनट 5 मीटर चढ़ता है, ठीक है, और फिर 2 मीटर फिसल जाता है, ओके। मतलब वो 2 मिनट में कितना काम कर रहा है, 3 मीटर ऊपर चढ़ रहा है। लेकिन जब हम इसको करते हैं 80/3, हम टाइम ऐसे ही निकालेंगे 80/3, लेकिन ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि सोचो जब बंदर यहाँ पर पहुँचेगा, कहाँ पर, टॉप पर, बस ये जो इसका सिरा है उससे 5 मीटर नीचे रहेगा वो, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, 5 मीटर चढ़ेगा, क्योंकि हमारा बंदर 5 मीटर पहले चढ़ता है, फिर 2 मीटर फिसलता है। लेकिन वो 5 मीटर चढ़ने के बाद तो वो तो ऊपर पहुँच जाएगा, फिर फिसलेगा क्या, वो फिर थोड़ी फिसलेगा। इसका मतलब ये जो 5 मीटर है ये वो चढ़ जाएगा डायरेक्ट, उसमें 2 मीटर, उसमें ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब 1 मिनट में वो 5 मीटर जो चढ़ जाएगा वो तो काम है हमारा, ठीक है। लेकिन उसको इस टाइप से, मतलब 2 मिनट में वो जो 3 मीटर चढ़ रहा है, इस टाइप से उसको कितना काम करना है, मतलब उसको कितना चढ़ना है, 75 मीटर, ठीक है। तो अगर 2 मिनट में वो 3 मीटर चढ़ता है तो 75 मीटर उसको कितना टाइम लगेगा, तो x टाइम लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 150 = 3x, 3 × 5 = 15, x की वैल्यू कितनी होगी,
50, मतलब ये 50 मिनट में वो 75 मीटर चढ़ जाएगा और आखिरी के जो 5 मीटर बचेंगे वो कितने में चढ़ जाएगा, 1 मिनट में। तो कितना हो जाएगा हमारा, 51 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या बोला गया है कि एक विद्यालय में 54 छात्रों को 30 पंक्तियों में खड़ा किया गया है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि उनको छात्रों की संख्या कम करनी है, मतलब अब उनको 45 पंक्तियां बनानी है, तो इसमें कितने छात्र हमको खड़े करने होंगे, ठीक है। अब 54 छात्र 30 पंक्ति में खड़े हैं, मतलब टोटल छात्र कितने होंगे, 54 गुणित 30। अगर टोटल छात्रों को मैं 45 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि हर पंक्ति में कितने छात्र खड़े हैं, ठीक है। तो यह हो गया हमारा टोटल छात्र 54 गुणित 30 अपॉन 45, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 45, इस 3 से 54 का काटो कितना बचेगा, 18, ठीक है। 18 दूने की 36, मतलब हर पंक्ति में मुझे कितने छात्र खड़े करने होंगे, 36, ठीक है दोस्तों। आया समझ में? तो हमारे वीडियो देखते रहिए, इससे पुराने वीडियो भी देख लीजिएगा, तो आपको सारे आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। और सिंप्लीफिकेशन आज खत्म हो गया, इसके बाद हम परसेंटेज शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।